नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे मगध के बारे में। हम लोग बात किए थे कि मगध की स्थापना कौन किया था और मगध पे जो वंश शासन किया था, आर्यक वंश के बारे में बात किए थे, शिशुनाग वंश के बारे में बात किए थे, नंद वंश के बारे में बात किए थे और इसके साथ भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आईएएस में, उसको लेकर आएंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले तो ये देख लीजिए, मगध युग एवं विदेशी आक्रमण से संबंधित आज का प्रश्न होगा और उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 महाजनपद में से गोदावरी नदी के तट पर कौन स्थित था। जब हम लोग बात कर रहे थे 16 महाजनपद के बारे में, तो उस पर हम लोग बात किए थे कि 10 ऐसे महाजनपद थे जो क्या बोलते हैं गंगा नदी के तट पर थे, और उसी में से 6 ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं गोदावरी नदी के तट पर है, और उसमें से कौन गोदावरी नदी के तट पर है ये पूछा था। और हमने बात किया था कि 16 महाजनपद का उल्लेख या साक्ष्य हम लोग कैसे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय और अचरांक सूत्र से मिलता है। अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म से संबंधित मिलता है और अचरांक सूत्र जैन धर्म से संबंधित बताता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख किस में है, तो अंगुत्तर निकाय और अचरांक सूत्र में है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 16 महाजनपद में से गोदावरी नदी के तट पर कौन स्थित था। आराम से सोचिए, बताइए। पहला ऑप्शन चेदी, दूसरा है मत्स्य, तीसरा अस्मक और चौथा कंबोज। बताइए। हाँ तो बिल्कुल अस्मक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी गई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिलेख है जिससे साक्ष्य प्राप्त होता है कि नंद राजा के कहने पर किसी क्षेत्र में एक नहर खोदी गई थी। वो क्षेत्र कौन सा है। अंग था, बंग में, कलिंग में, मगध में। इसी चारों में से कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे उस राजा के कहने पर वो नहर खोदी गई थी। बताइए। अंग में खोदी गई थी कि बंग में खोदी गई थी कि कलिंग में खोदी गई थी कि मगध में खोदी गई थी। इसका क्या आंसर, कलिंग में खोदी गई। कलिंग का जब हम लोग बात कर रहे थे कि कलिंग विजय करने वाला पहला शासक कौन था, तो उसका हम लोग बात किए थे नंद वंश का शासक, जिसको हम महापद्म नंद के नाम से जानते हैं। और नंद वंश में 9 शासक हुए नौ वंश में कुल 9 शासक हुए, इसलिए नंद वंश को नवनंद वंश के नाम से जानते हैं। और महापद्म नंद के बाद हम लोग बात किए थे कि अगला शासक जो आया उसका नाम था पांडुक, और इसी क्रम में फिर पांडुक गति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़िक, सिद्धशक, कैवर्त, और अंतिम जो शासक आएगा उसका नाम रहेगा घनानंद। और उसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा, तो उसके बारे में बात किए थे हम लोग। तो वही जो नंद वंश का संस्थापक है जिसका नाम है महापद्म नंद ही कलिंग विजय करने वाला पहला शासक है। जब आगे हम लोग मौर्य वंश में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का पुत्र है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। वो कलिंग विजय करने वाला दूसरा शासक होगा। प्रथम जो शासक है कलिंग विजय करने वाला जिसका नाम है महापद्म नंद, इसका साक्ष्य कैसे प्राप्त होता है कि कलिंग विजय किया था, तो हाथी गुम्फा का खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे साक्ष्य प्राप्त होता है। जब हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके कलिंग विजय का साक्ष्य 13वां अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जब महापद्म नंद कलिंग विजय कर रहा था, तो उसी के कहने पर कलिंग में क्या बोलते हैं नहर का निर्माण किया गया था, जो बताया जाता है कि ये पहला नहर का निर्माण हुआ था। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एक तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था, जिसे हम जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो नहर का निर्माण किया था। और उसी वंश तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक, जो जौनपुर शहर को बसाता है, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। अपने भाई जौना यानी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बसाता है, और उसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो नहर निर्माण किया तो गयासुद्दीन तुगलक, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और यहाँ पे जिस शासक के बारे में बात किया जा रहा है कि अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश पर नहर खोदी गई थी, तो कहाँ पे खोदी गई थी, तो कलिंग में खोदी गई थी। और नंद राजा कौन था, तो उसका नाम था महापद्म नंद। क्या नाम था, महापद्म नंद। अब परो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है, परशुराम द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है, बताया था सब। तो महापद्म नंद जैन धर्म से संबंधित होते हैं सब, ये भी बताया था मैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 16 महाजनपद, देखिए ये 16 महाजनपद का उल्लेख
किस बौद्ध ग्रंथ में? अभी मैं बताया कि 16 महाजनपद का उल्लेख 2 ग्रंथों में मिलता है। एक का नाम है अंगुत्तर निकाय और दूसरे का नाम है अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र। लेकिन अंगुत्तर निकाय और अचरांग सूत्र में मैं ये भी बताया कि कौन जैन धर्म से संबंधित है और कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह भी बताया जाता है कि जैन धर्म का एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी 16 महाजनपद का साक्ष्य प्राप्त होता है या उल्लेख प्राप्त होता है उसमें। तो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय और अचरांग सूत्र, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, अचरांग सूत्र और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे बात क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में? यहाँ देखिए बौद्ध ग्रंथ में। तो बौद्ध ग्रंथ में किस में होगा? देखिए अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, त्रिपिटक और दीपवंश। त्रिपिटक के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जब सुत्त पिटक की रचना में बताया था कि आनंद किए थे, अभिधम पिटक की रचना क्या बोलते हैं मुंगलीपुत्तिस किए थे, और विनय पिटक की रचना उपाली किए थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में क्या बोलते हैं, एक आनंद होते हैं, दूसरे उपाली होते हैं। आनंद के ही कहने पर गौतम बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करते हैं। ये सब बताया हूँ तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक, अंगुत्तर निकाय। महाभारत, अगला क्वेश्चन देखिए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए इसका आंसर क्या है। हस्तिनापुर थी, अहिछत्र थी, इंद्रप्रस्थ थी, मथुरा थी। कहाँ थी? अहिछत्र थी। बताया था कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो हम लोग बात किए थे अहिछत्र थी। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आइए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे कुड़िक के नाम से जाना जाता है? कुड़िक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन लीजिए। महापद्मनंद, घनानंद, उदायन, अजातशत्रु। बताइए, बताया हूँ ये भी कि निम्न में से किसे कुड़िक के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है उदायन और चौथा है अजातशत्रु। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुड़िक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आप लेखपाल लोकपाल के एग्जाम में जाएंगे कि अजातशत्रु की, जिसमें हिंदी पूछ सकता है, जैसे आरो में भी पूछा गया है कि अजातशत्रु किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। स्कंदगुप्त भी उनकी है। तो अजातशत्रु को ही कुड़िक के नाम से जाना जाता था और अजातशत्रु के ही पिता का नाम बिंबसार होता था या श्रेणिक भी कहा जाता था, बिंबसार होता था। बिंबसार की 3 पत्नियां थीं। यहाँ पे पूरा टॉपिक क्लियर कर ले रहे हैं। 3 पत्नियां थीं। एक का नाम था महाकोशला, एक का नाम था झेमा और एक का नाम था चिल्ला। ठीक, इधर देखिए, महाकोशला के भाई का नाम प्रसेनजित था। क्या नाम था? प्रसेनजित। बताया हूँ सब। प्रसेनजित की पत्नी का नाम रानी मल्लिका था, रानी मल्लिका। और इन दोनों से जिस पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम था वजीरा। चिल्ला से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था अजातशत्रु
और अजातशत्रु का ही विवाह वजीरा से हो गया। इन दोनों से जो बालक का जन्म हुआ उसका नाम था उदाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखिए, अजातशत्रु के पिता बिंबासार की 3 पत्नियां तो बताया जाता है 500 थी, लेकिन प्रमुख 3 थी। महाकोसला के भाई का नाम प्रसेनजीत की पत्नी का नाम रानी मल्लिका के पुत्री का नाम वजीरा, यानी इन दोनों के पुत्री का नाम वजीरा। और वजीरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ, तत्पश्चात उदाइन का जन्म हुआ। वही उदाइन जो पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, या उसी को पोलीब्रोथा पटना या क्या बोलते हैं पटबोधन या क्या बोलते हैं उसी को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक। अब देखिए चिल्ला के पिता का क्या नाम था। यहाँ देखिए चिल्ला के पिता का क्या नाम था। तो चिल्ला के पिता का नाम था चेटक, राजा चेटक किसके भाई थे? राजा चेटक किसके भाई थे? तो उनका नाम था त्रिशला कौन थी? तो त्रिशला को भी विदयदत्ता प्रियकारिणी के नाम से जाना जाता था। यही त्रिशला के पति सिद्धार्थ हुआ करते थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को मत समझ जाइएगा, ये सिद्धार्थ श्रयामस के नाम से जानते थे। इनके 2 पुत्र हुए, एक के नाम महावीर स्वामी यानी वर्धमान, एक का नाम नंदी वर्धमान। इन दोनों की जो बहन थी उनका नाम था सुदर्शना। क्या नाम था बताइए जल्दी? सुदर्शना। और सुदर्शना के पुत्र का नाम जामिल। क्या नाम था? जामिल के पत्नी का नाम यशोदा की माँ का नाम क्या था? जामिल के पत्नी का नाम प्रियदर्शनी था। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। अब प्रियदर्शनी की माँ का नाम यशोदा था। और यशोदा किसकी पत्नी थी? तो महावीर स्वामी की। ऐसे जब लिंक कर लेंगे आप, तो आपको क्वेश्चन कोई कितना हो घुमाए, आप उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आराम से बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे आराम से बन भी रहा है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। महापद्मनंद यानी अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबासार 3 शादियाँ किया था। एक का नाम महाकोसला, दूसरे का नाम झेमा, तीसरे का नाम चिल्ला। वैसे तो 500 शादियाँ किया था। महाकोसला के भाई का नाम प्रसेनजीत की पत्नी का नाम रानी मल्लिका के पुत्री का नाम वजीरा से ही अजातशत्रु का विवाह हुआ। और अजातशत्रु के ही वजीरा और अजातशत्रु से ही क्या बोलते हैं उदाइन का जन्म हुआ, जो पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथा या पटना या कुसुमपुर की स्थापना करता है। ये देखिए यहाँ तक हुआ। ये जो चिल्ला है, चिल्ला के पिता का नाम चेटक था। देखिए यहाँ पे कहीं चिल्ला के पिता का नाम चेटक था। ये भाई नहीं है, बहन। चेटक की बहन कौन थी? तो त्रिशला थी। त्रिशला के पति कौन थे? तो सिद्धार्थ या श्रयामस के नाम से जानते हैं। इनके 2 पुत्र हुए सिद्धार्थ के यानी त्रिशला के, महावीर स्वामी या नंदी वर्धमान या वर्धमान। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात हुआ था कि आदिनाथ थे, जिसे ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। वही महावीर स्वामी, और इन्हीं के भाई का नाम था नंदी वर्धमान। इन दोनों यानी महावीर स्वामी या वर्धमान या नंदी वर्धमान, दोनों की बहन कौन थी? तो उनका नाम था सुदर्शना का पुत्र कौन था? तो उनका नाम था जामिल का विवाह किससे हुआ? प्रियदर्शनी से। प्रियदर्शनी की माँ कौन थी? तो यशोदा। और यशोदा का पति कौन था? तो उसका नाम था महावीर स्वामी यानी वर्धमान। देखिए कैसे साइकिल की तरह एकदम नच रहा है और उसमें लिंक कर जा रहा है। अब देखिए महावीर स्वामी की पुत्री कौन? प्रियदर्शनी। कोई बताएगा? तुरंत बताएंगे आप। देखिए ये तो दामाद हुआ ही महावीर स्वामी का, जामिल। लेकिन प्रथम क्या बोलते हैं विरोधी महावीर स्वामी का कौन था? तो उसका नाम था जामिल। और दूसरा विरोधी कौन था? तो उस पर भी बात हुआ था कि राजा तीस हुआ करते थे। तो ये रहा इस एक क्वेश्चन से। जब तक एक क्वेश्चन जैसे ये आया, कुड़ी का आया, तो कुड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने उसको आप रिपीट करिए कि अम्रपाली से प्यार करता था, लिच्छवी को जीता था, ऐसे समझ रहे हैं? तो उसको लिंक करिए और फिर उसका जो बैकग्राउंड है उसको भी लिंक करिए। अब जब उदाइन शासक बनता है तो उदाइन क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाता है। जब ये राजधानी बना लेता है, फिर इसके बाद इसका अगला शासक आता है जिसका नाम रहता है अनिरुद्ध के बाद मांडुक शासक बनता है। वहाँ पांडुक था नंद वंश में, यहाँ मांडुक। अब मांडुक के बाद हर्यक वंश का अगला शासक बनेगा जिसका नाम रहेगा, अंतिम शासक जिसका नाम रहेगा नागदशक।
नागदशक की हत्या उसका सेनापति शिशुनाग करता है। कौन करता है? उसका सेनापति शिशुनाग करता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और पाटलिपुत्र जो उदयन राजधानी बनाया था उसको कहाँ पे लेकर चला जाता है बताइए? तो वैशाली। और बताया जाता है कि वैशाली इसलिए लेकर गया था कि उसकी माँ का वहाँ पे जन्मस्थली था। कोई दिक्कत? जब उसका पुत्र, किसका पुत्र? शिशुनाग का पुत्र। जब शिशुनाग का पुत्र शासक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कालाशोक, उसके समय द्वितीय बहुसंगीति होती है, उसने फिर से पाटलिपुत्र राजधानी लेकर आता है। कहाँ से? तो वैशाली से। इतना मैं लिंक कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है ना कि कहाँ गए वैशाली, कहाँ गया पाटलिपुत्र, कौन कालाशोक, कहाँ महापद्मनंद, कहाँ नंद है। उसको लिंक करिए तब होगा। जब तक पिछले वाला वीडियो नहीं सही से देखेंगे तब तक ये लिंक होगा नहीं आपसे। और मैं बोलता रह जाऊँगा उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो उसको लिंक करिए आप। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, चंपा किसकी राजधानी थी? ऑप्शन लीजिए। मगध की, अंग की, वत्स की, कौशल की। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि चंपा किसकी राजधानी थी? चंपा किसकी राजधानी थी? बताइए, बोलिए, बताइए चंपा किसकी राजधानी थी? तो क्या होगा इसका आंसर? चंपा किसकी राजधानी थी? आसान क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा भी गया है। तो किसकी राजधानी थी? आईएएस में। अब देखिए जब यहाँ पे चंपा शब्द आ गया, चंपा से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उसको आप लिंक करिए। एक जैन धर्म की भिक्षुड़ी थी। क्या थी? जैन धर्म की भिक्षुड़ी थी जिनका नाम था चंपा। क्या थी? ये अलग है, वो अलग है, बस लिंक कर रहा हूँ मैं। जैन धर्म की भिक्षुड़ी एक महिला थी, जैन धर्म की एक भिक्षुड़ी महिला थी जिसका नाम था चंपा। वो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुड़ी थी। तो क्वेश्चन ये भी आईएएस में बना है कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? तो उसका क्या नाम था? चंपा। और वो किसकी बहन थी? तो नरेश दधिवाहन की बहन थी। किसकी बहन थी? नरेश दधिवाहन। बात हुआ था जैन धर्म में, बस यहाँ पे लिंक कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो चंपा किसकी राजधानी है? प्रमुख क्वेश्चन यही है, आपसे यही अपेक्षित होगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। इसको बस मैं लिंक कर दे रहा हूँ, याद हो तो भी ठीक, नहीं याद होगा तो आगे फिर बात करेंगे। चंपा किसकी राजधानी है? अंग। दूसरी बात, चंपा प्रथम जैन धर्म की भिक्षुड़ी है और उनके भाई का नाम नरेश दधिवाहन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? ऑप्शन लीजिए। पहला क्वेश्चन है ए चेदी, कौशल, मगध,
चेदी, कौशल, मगध और पंचाल ले लीजिए। पंचाल, पंचाल। अब बताइए किसकी राजधानी थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी महाजनपद काल में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? आसान क्वेश्चन है, बीपीसीएस में पूछा गया, बताइए। तो किसकी है? चेदी की है, चेदी की है। उत्तरी पंचाल का मैं बताया, मगध का पता ही है, कौशल का भी बताया यूं। अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? किस आकृति का है? देखिए, जानते छाट कर लाया हूं मैं क्वेश्चन, और जो आईएएस में पूछा गया है वही क्वेश्चन है। ए बी सी डी। चंपा, कौशल, श्रावस्ती, सॉरी अरे गलत, एक मिनट, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार और आयताकार। बताया हूं ये भी कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का था। विस्तार से श्रावस्ती पे बात भी हुआ था, तो बताइए क्या होगा? प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था, अर्धचंद्राकार था या आयताकार था? क्या होगा? क्या इसका आंसर है? अर्धचंद्राकार था। आयताकार तो हम लोग बात किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में था, तो उसके बारे में बात किए थे। अगला शासक, इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिंक करके बताइए कौन हो सकता है। कि मगध का कौन सा ऐसा शासक था जो राजा बनने के लिए, मगध का कौन सा ऐसा शासक था जो राजा बनने के लिए सबसे पहली बार अपने पिता की हत्या किया, और वह परंपरा बन गई कि कोई भी व्यक्ति अपने राजा बनने के लिए अपनी पिता की हत्या कर देता था। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आईएएस में पूछा गया है, इसलिए कहिए तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन कोई मतलब है नहीं। बताइए यहाँ पे कौन सा राजा था, कौन सा राजा था जो, कौन सा, पहले यहाँ व्यक्ति लिखिए, कौन सा व्यक्ति था जो राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या किया था और ऐसा करने वाला वह मगध का पहला शासक था, पहला शासक था। आराम से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि मगध का कौन सा ऐसा शासक था जो अपने पिता की, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, पढ़िए उसको। बताइए कि मगध का कौन सा ऐसा शासक था जो राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या किया, और हत्या करने वाला वो पहला ऐसा शासक था, और इसके बाद यह परंपरा बन गई कि कोई भी व्यक्ति राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता। अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ले लीजिए।
उदाइन, उदाइन, बी है घनानंद, सी है बृहदत्त और डी है कुड़िक। डी है कुड़िक। बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन है उदाइन, दूसरा है घनानंद, तीसरा है बृहदत्त और चौथा है कुड़िक। बताया हूँ विस्तार से, बताइए तो कौन है? कुड़िक है। देखिए करने को हत्या तो क्या बोलते हैं, ये भी किया है उदाइन, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसा करने वाला मगध का, ये देखिए पहला शासक है। किया यह भी है, किया यह भी है, लेकिन पहले कौन किया? तो कुड़िक किया। कुड़िक को ही अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। और किसकी हत्या किया? तो अपने पिता बिंबसार की। बिंबसार की। देखिए बिंबसार और बिंदुसार में कंफ्यूज ना करिएगा। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है और उसको बिंदुपाल, बिंदुसेन, सीमसेन, सीनसेन, भद्रसार, अमित्रघाट, अमित्रकोटस और अमित्रचेटस के नाम से जानते हैं। ये बिंबसार इसको श्रेणिक के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का शासक है और वो मौर्य वंश का शासक है। वो क्या बोलते हैं? अशोक का पिता है और ये अजातशत्रु का पिता है, तो कंफ्यूज ना करिएगा। वो आजीवक धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध और जैन से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए बिंबसार, बिंबसार की हत्या करता है कौन? उसका पुत्र कुड़िक या अजातशत्रु। और इसकी हत्या उदाइन करता है। उदाइन की हत्या बताते हैं कि अनिरुद्ध मांडू कैसे करते करते नागदशक अंतिम सुल्तान होता है और उसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग कर देता है। तो बात हो चुकी है, अभी 5 मिनट पहले भी उसको बताया कि कैसे हत्या किया, किसके कहने पर किया था हत्या कुड़िक। क्वेश्चन ये भी बना है कि किसके कहने पर हत्या किया था, तो उसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। देवदत्त कौन थे? तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। क्या थे? गौतम बुद्ध के चचेरा भाई था। और इसी के कहने पर कुड़िक या अजातशत्रु अपने पिता बिंबसार की हत्या कर देता है। और जब इसको पता चलता है कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, तो जब वो गौतम बुद्ध से मिलता है और कहता है कि मैं अपने पिता की हत्या कर चुका हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन मुझे माफ़ किया जाए, तो गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं और बहुत प्रभावित होता है गौतम बुद्ध से। और यही कारण है कि फिर वो बौद्ध धर्म में ज्वाइन कर लेता है। और बौद्ध धर्म को ज्वाइन करने के लिए बताया जाता है कि कई ऐसे कारण थे कि अभी मैं जो पहले बताया कि जब वो देवदत्त की हत्या करके गौतम बुद्ध के पास गया, तो गौतम बुद्ध से बोला कि मैं अपने पिता की हत्या कर दिया हूँ, बहुत पश्चाताप करता है। और तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि देवदत्त के कहने पे किया है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि गलती तुम नहीं की हो, तुम तो अच्छा किए हो, क्योंकि कुड़िक देवदत्त को गुरु मानता था। तो गौतम बुद्ध बोले तुम तो बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि तुम अपने गुरु की बात को माने हो। गलती तो वो किया है जो तुमको ये काम करने के लिए कहा, यानी तुम्हारा गुरु देवदत्त गलत किया है, गलत आदमी देवदत्त है, तुम नहीं हो। तो बहुत प्रभावित होता है अजातशत्रु कि चलो भाई मैं गलत नहीं हूँ, मेरा गुरु गलत है। और उसके बाद बताया जाता है कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। दूसरा ये भी बताया जाता है कि अम्रपाली से बहुत प्यार करता है, बहुत खूबसूरत महिला रहती है। क्वेश्चन ये भी बना कि अम्रपाली कौन थी, तो उसके बारे में मैं बताया था। तो अम्रपाली से प्यार करता है और अम्रपाली को बताया जाता है कि जब वो गौतम बुद्ध से मिलने जाती है और गौतम बुद्ध के जो शिष्य रहते हैं उनसे मिलने नहीं देते हैं, तत्पश्चात वहाँ से अम्रपाली आ जाती है और गौतम बुद्ध जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, जब पता चलता है कि मेरे शिष्य अम्रपाली से नहीं मिलने दिए, तो बहुत वो क्रोधित होते हैं। फिर तत्पश्चात वो अम्रपाली से जाकर मिलते हैं और वो देखते हैं कि क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद अम्रपाली बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। और तत्पश्चात ये भी बताया जाता है कि जब उसके प्रेमिका, किसकी प्रेमिका? अजातशत्रु की प्रेमिका जब बौद्ध धर्म भिक्षुणी बन गई, तो बताया जाता है कि अजातशत्रु भी भिक्षुणी बन गया। तो ये भी है। तो किसके कहने पे हत्या किया था? देवदत्त के। और कौन थे देवदत्त? तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। गौतम बुद्ध के एक और भाई थे चचेरे, उनका नाम था सुंदर और उनकी बहन का नाम था सुंदरी। तो आरएस के एग्जाम में शायद पूछा था कि सुंदर कौन थे, तो उसमें 4 ऑप्शन था। तो गौतम बुद्ध के भाई थे और उनकी बहन का, सुंदर के भाई का बहन का क्या नाम था? तो सुंदरी नाम था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजानंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है?
राजा नंद का। क्वेश्चन देखिए, राजा नंद का, मैं अभी बताया भी हूँ क्वेश्चन ये। राजा नंद का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन लीजिए। ए हाथी गुम्फा, बी रुद्र दामन का जूनागढ़, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सी ऑप्शन क्या है? रुमनदेई स्तंभ लेख, रुमनदेई स्तंभ लेख, और डी है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कौन था? राजानंद का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? राजानंद का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ है, रुमनदेई स्तंभ लेख है, या प्रयाग प्रशस्ति है? बताइए कौन सा है? बताया हूँ ना, तो कौन सा है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा किसका है? तो खारवेल का। खारवेल, क्वेश्चन ये भी बना था, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। इसी में क्या बोलते हैं, नंद वंश या नंद शासकों का उल्लेख मिलता है, जो बताता है कि 9 शासक हुए थे, और वहीं से प्राप्त होता है कि 9 शासक होने की वजह से ही उसको नवनंद वंश कहा गया। और 9 शासक कौन थे तो कई बार मैं बता चुका, इस बार एक बार और फिर बोल दे रहा हूँ कि महापद्मनंद, महापद्मनंद के बाद पांडु, पांडुगति, भूतपाल, लाशपाल, गौछाड़ी, सिद्धशक और कैवर्त। ठीक, तो उसका उल्लेख किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताते हैं कि क्या बोलते हैं, उस पर बात हुआ था कि संस्कृत में लिखा गया है। फिर रुमनदेई स्तंभ लेख, जब अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लुम्बिनी से इसका जब लुम्बिनी हो जाता है तो क्या बोलते हैं, वहाँ पे कर को 1/6 की जगह 1/8 कर देता है कम करके, उसके बारे में बात करेंगे। रानी का अभिलेख भी कहते हैं रुमनदेई को। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग बात किए थे, पर बात करेंगे जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे, और गुप्त वंश में जब हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, या उसी को क्या बोलते हैं चंद्र प्रकाश कहेंगे काव्यालंकार सूत्र के तहत, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति को क्या बोलते हैं, कौन लिखा था? तो हरिसेन उसका दरबारी कवि रहता है, वही लिखता है। चंपू शैली में लिखा गया है, गद्य और पद में जब लिखा रहता है तो उसी को संयुक्त रूप से चंपू शैली कहते हैं। ऐसा ही एक वेद भी है जो यजुर्वेद है, जो गद्य और पद में लिखा गया, उसके बारे में बात हुआ था वेद में जब हम लोग बात कर रहे थे कि वेद कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद में लिखा गया है, तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, इसलिए उसको चंपू शैली वाला वेद भी कहते हैं। वही चंपू शैली यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति में भी प्रयोग किया गया। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख, और इसी में पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग विजय करने वाला पहला वो शासक था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन अभी मैं बोला भी हूं, मगध का कौन सा शासक या राजा अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, मगध का कौन सा शासक अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ले लीजिए। घनानंद, राजा पोरस, अंभी, और क्या बोलते हैं अंभी, और क्या बोलते हैं राजा पोरस, फिर महापद्मनंद ले लीजिए, महापद्मनंद।
अब बताइए किसे जाना जाता है? अपरो परशुराम या परशुराम द्वितीय भी कहा जाता है। क्षत्रियों का नाश करने की वजह से उनको अपरो परशुराम या परशुराम द्वितीय भी कहा जाता है। परमभट्टारक भी कहा, सॉरी, अपरो परशुराम और परशुराम के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? घनानंद को जाना जाता है या पोरस को जाना जाता है? अंभी को जाना जाता है या महापदम नंद को जाना जाता है? बताइए। तो किसे जाना जाता है? महापदम नंद को। और ये नंद वंश की स्थापना किया था। घनानंद नंद वंश का अंतिम सुल्तान है और इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो रहा था। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है और सबसे पहले जो इससे मिलता है उसका नाम रहता है राजा अंभी। सिंधु से झेलम का क्षेत्र रहता है, उसे तक्षशिला के नाम से उसे जाना जाता है उस क्षेत्र को। और तक्षशिला की स्थापना कौन किया था? तो तक्ष भरत नामक व्यक्ति अपने पुत्र तक्ष के नाम पर किए थे। उसको खोजा कौन था? तो मैं बताया था कनिगम खोजे थे। उसका उत्खनन करता कौन थे तक्षशिला के? तो उनका नाम था मार्शल, बताया था सब। और उसका क्षेत्र कौन सा था? मैं ये भी बताया था कि उसका क्षेत्र क्या बोलते हैं, सिंधु से झेलम तक का क्षेत्र था। तो वही राजा अंबी वहीं पे क्या बोलते हैं सिकंदर से मिल जाता है और इसलिए उसको प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, जब भारत पर गौरी का आक्रमण हो रहा है 1572-75 में, जब पराजित हो रहा है भीम द्वितीय से नायिका देवी का जो पुत्र रहता है, तत्पश्चात तो 1191 ईस्वी में जब मैदान में आता है, तराइन के प्रथम युद्ध में होता है और जब पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, या उसी को पियारसी तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है या राय पिथौरा कहा जाता है, और गौरी की हार हो जाती है। तत्पश्चात 1192 ईस्वी में फिर से द्वितीय लड़ाई होती है तराइन की, और उसमें क्या बोलते हैं गौरी की सहायता जयचंद करता रहता है और पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच युद्ध होता है। और गौरी की सहायता कौन कर रहा है? तो जयचंद कर रहा है। तो वहाँ पे गौरी की सहायता जयचंद कर रहा है, इसलिए उसको द्वितीय देशद्रोही कहते हैं। और यहाँ पे राजा अंभी सहायता कर रहा है सिकंदर का, इसलिए उसको प्रथम देशद्रोही कर रहे हैं। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो विश्व विजय की चेष्टा करने वाला शासक था। उसके गुरु का नाम सिकंदर अरस्तु था, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। ये बताया था सब। तो राजा अंभी सिकंदर विश्व विजय की चेष्टा रखने वाला शासक रहता है। वैसे ही एक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है जिसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी, वो भी विश्व विजय की चेष्टा रखने वाला रहता है। तो उस पर बात हुआ था, तो राजा अंबी को मिला था। राजा पोरस से ही देखिए सिंधु से झेलम तक का क्षेत्र राजा अंबी का, झेलम से चिनाब का क्षेत्र क्या बोलते हैं? राजा पोरस का। जब राजा पोरस पे वो आक्रमण करता है सिकंदर राजा अंबी के साथ, तो जब उसके सेनापति रहते हैं सिकंदर के, तो जब राजा पोरस को हराते हैं और हरा कर सिकंदर के पास जब लेकर जाते हैं तो सिकंदर पूछता है बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो कहता है राजा पोरस कि मेरे साथ एक राजा जो दूसरे राजा के साथ कर सकता है वही मेरे साथ भी किया जाए। तत्पश्चात सिकंदर इतना इससे प्रभावित होता है कि इसको गले लगा लेता है और तत्पश्चात इसके याद में एक शहर बसाता है जिसका नाम रहता है निकया नगर, या उसी को विजयनगर कहेंगे। और वो जो युद्ध करते हैं सिकंदर और राजा पोरस के बीच, उस युद्ध को हाडेस्पी, झेलम या बितिस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं, बताया हूँ। और उसी झेलम के युद्ध में हम लोग देखते थे कि सिकंदर के एक घोड़े की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम रहता है बाउकेफला, और उसी की याद में फिर बाउकेफला नगर की स्थापना करता है। कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ पे हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? महापद्मनंद के। अभी मैं और लिंक कर सकता हूँ कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण, उसके 3 सेनापति थे, सेलुकस निकेटर था और अनिसिक्रेटस था और निर्याकस था जो उसको जेल सेनापति हुआ करता था। सेलुकस निकेटर का ही राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसके पुस्तक का नाम था इंडिका, और वो क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हो जाता है। और तत्पश्चात सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी हेलेना या कैलिफोर्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है और उसी से इन दोनों के संभोग से क्या बोलते हैं बिंदुसार का जन्म होता है। तो ये सब मैं लिंक कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, फिर बात करेंगे उस पर। तो अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आईएएस में बना है। क्वेश्चन बड़ा है, कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा भी गया है। तो लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए उसको। किस युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद
के मारे जाने के बाद, सैनिकों के मारे जाने के बाद वहाँ की महिलाएं शस्त्र धारण कर ली थी, शस्त्र धारण कर ली थी। वह क्षेत्र कौन सा था? वह क्षेत्र कौन सा था? बताइए क्वेश्चन। मैं आंसर इसका बताया था जब हम लोग बात कर रहे थे कि सिकंदर के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ले लीजिए। ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है अभिसार। पहली बात तो इसमें ऑप्शन ऐसा है कि ऑप्शन को देखकर आप बता देंगे आंसर। कट, ग्लासाई और मस्सग। एकदम आराम से हंस भी रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे आप कि अरे कैसा ऑप्शन आ गया। तो इसका आंसर क्या है बताने की क्या ज़रूरत है? मस्सग है इसका आंसर। क्या है? मस्सग। तो पता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अभी मैं बताया, ऑप्शन ले लीजिए। उस भारतीय राजा का नाम बताइए, राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन पोरस, अंभी, दारा तृतीय, घनानंद। बताइए क्या होगा आंसर। उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। उसका क्या नाम है बताइए। पोरस नाम है, अंभी नाम है, दारा तृतीय नाम है और घनानंद नाम है। तो आराम से बता देंगे, हंसते मुस्कुराते बताएंगे। ये भी आईएएस में पूछा गया है। तो उसका क्या नाम था? राजा पोरस। इसका क्षेत्र कौन सा था? तो झेलम से चिनाब का क्षेत्र था। चिनाब। इससे पहले राजा अंबी का सिंधु से झेलम का क्षेत्र था। क्या था? सिंधु से झेलम का क्षेत्र था। तो सिकंदर तो हम लोग देखते हैं कि इसको तो मिला लेता था, इसलिए इसको प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। ये तो युद्ध करता है। इस युद्ध को हम लोग देखते हैं राजा पोरस और सिकंदर के बीच के युद्ध को झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, हाडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। और इसी युद्ध में राजा पोरस पराजित होता है। स्टेटमेंट भी बता दिया 5 बार, तो इसी में बता दिया होगा। निकैया नगर, और इसी के उपलक्ष्य में निकैया नगर और क्या बोलते हैं उसी को विजयनगर कहते हैं। और वहीं पे बाउकेफला नगर अपने घोड़े के नाम पर बसाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राजा पोरस। राजा पोरस होगा इसका आंसर। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी बात किए थे कि सिकंदर के जो 3 सेनापति थे, अनिसिक्रेटस, निरियाकस और सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का ही राजदूत बनकर मेगास्थनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है इसमें, बना भी है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था। विस्तार से एक बार और बात करेंगे। उससे क्या जानकारी मिलती है तो मैं बताया था, पाटलिपुत्र के बारे में बताता है, 570 मीनारों की बात बताता है, 64 द्वारों की बात बताता है, तो भव्य नगर के बारे में बताता है, लकड़ी का महल के बारे में बताता है। इंडिका में सब कुछ है।
तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, राजा पोरस। राजा पोरस का स्टेटमेंट था, जब सिकंदर उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो राजा पोरस ही बोला था कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ कर सकता है वही मेरे साथ भी किया जाए। इसका क्षेत्र क्या था, झेलम से चिनाब का क्षेत्र, और राजा अम्भी का क्षेत्र क्या था, तो सिंधु से झेलम का क्षेत्र। इसी को तक्षशिला के नाम से जानते हैं, तक्षशिला का क्षेत्र कहते हैं। तक्षशिला की स्थापना कौन किया था, तो क्या बोलते हैं, भरत किए थे, अपने पुत्र तक्ष के नाम पे किए थे। इसको खोजा कौन था, तो कनिगम खोजे थे। इसका उत्खननकर्ता कौन था, तो मार्शल किए थे, मार्शल किए थे। अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे हम लोग, और वहीं पे हम लोग बात करेंगे कि कौटिल्य का क्या संबंध है तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, भारत नहीं आया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। निर्याकस, सेल्यूकस, एनिसिक्रेटस, डाइमेकस। बताइए कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। पहला ऑप्शन निर्याकस, दूसरा है सेल्यूकस, तीसरा एनेसिक्रेटस, चौथा है डाइमेकस। तो कौन नहीं आया था, तो पहली तो बात यह है कि कौन आया था। तो कौन आया था, तो निर्याकस के बारे में हम लोग बात किए थे कि सिकंदर का क्वेश्चन ये भी पीसीएस में बना है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो यही था निर्याकस, जल सेनापति था। ठीक। एनिसिक्रेटस थल सेनापति था। क्या था, थल सेनापति, थल सेनापति। और सेल्यूकस के बारे में बताया ही कि सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है, जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। ठीक। मेगास्थनीज के पुस्तक का ही नाम मैं बताया कि इंडिका। इसमें जानकारी कहाँ की मिलती है, तो पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो कुसुमपुर, पोलीबोरोथा, पटना और क्या बोलते हैं, पुटबोधन के नाम से जानते हैं। बसाया कौन था, तो उदाइन। जब उदाइन इसको बसाया था तो उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन बना कि जब पाटलिपुत्र की स्थापना हो रही थी तो उस समय पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र न कहकर किस नाम से पुकारा गया था, तो उसका नाम था कुसुमपुर। तो अभी हम लोग बात कहाँ पे कर रहे हैं, तो बात हम लोग कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो निर्याकस हम लोग देख रहे हैं कि आया था, जल सेनापति, तभी तो आएगा भाई। एनिसिक्रेटस थल सेनापति है, यह भी आया है। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज उसका दूत है, और क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जा रहा है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध में क्या बोलते हैं, सेल्यूकस निकेटर की हार हो रही है। तत्पश्चात सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना या कैलिफोर्निया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर रहा है, और तत्पश्चात उसको दहेज स्वरूप 5 गांव देता है, 5 क्षेत्र देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर जी को यानी सेल्यूकस को 500 हाथी दान में देता है। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है, जिसका नाम है हेलेना या कैलिफोर्निया, उससे और चंद्रगुप्त मौर्य से जो जिस पुत्र का जन्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं बिंदुसार। बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्रघाट, अमित्रकोटस के नाम से, अमित्रचेटस के नाम से जानते हैं। और उसी के दरबार में ये जो नहीं आया है डाइमेकस, वही बिंदुसार के दरबार में आएगा। तो निर्याकस आया है, सेल्यूकस आया है, एनिसिक्रेटस सिकंदर के साथ आए हैं, लेकिन डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आएगा। अगला जो शासक एक और यूनानी लेखक आएगा जिसका नाम रहेगा डायोनिसस, जो बिंदुसार के पुत्र अशोक के दरबार में आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं।
डाइमेकस किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार, बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्रघाट, अमित्रकोटस, अमित्रचेटस के नाम से जानते हैं। और एक ये डाइमेकस आ गया, तो आंसर इसका तो क्या हो जाएगा? डाइमेकस, बिंदुसार के दरबार। इसी के बाद एक डायोनिसस आएगा, डायोनिसस, ये किसके दरबार में आएगा? तो अशोक के दरबार में आएगा। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलती है। अगला क्वेश्चन 16 भी मैं बताया भी हूँ, ये भी क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में से, क्वेश्चन 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित हैं? गंगा घाटी में स्थित हैं, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 10, 12, 14, 15। बताइए कितने गंगा घाटी में स्थित हैं? कितने हैं? 10। इसका आंसर क्या है? 10। इसी में हम बताए थे कि गोदावरी नदी के तट पर कौन है, तो अस्मक के बारे में बात हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कली का अंश एवं एकराट के नाम से किसे जाना जाता है? कली का अंश एवं एकराट की उपाधि किसकी थी? कली, यह भी बताया हूं, कली का अंश एवं एकराट की उपाधि कौन धारण किया था? कौन धारण किया था? ऑप्शन कली का अंश एवं एकराट की उपाधि कौन धारण किया था? ऑप्शन महापदम नंद, घनानंद, सिकंदर, पोरस। बताइए कौन धारण किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? महापदम नंद। महापदम नंद ही अभी मैं बताया था कि परशुराम की भी उपाधि धारण किया था। क्षत्रियों का नाश करने के कारण परशुराम, द्वितीय परशुराम की उपाधि या द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अपरो परशुराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरो परशुराम। छत्रांतक भी कहा जाता है इसे, छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने के कारण छत्रांतक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु का मंत्री वर्षाकार किस स्थान पर महात्मा बुद्ध से मिला था? ये भी बताया हूँ, वर्षाकार के बारे में बताए थे कि वर्षाकार के ही देखरेख में क्या बोलते हैं, पाटलिग्राम की स्थापना किया था। ये भी मैं बताया था कि पाटलिपुत्र की महत्ता को सबसे पहली बार कौन समझा था? तो कौन समझा था? तो अजातशत्रु समझा था। और वहीं पर पाटलिग्राम की स्थापना करता है किसकी देखरेख में? कि वर्षाकार की देखरेख में। तो क्वेश्चन है कि जो अजातशत्रु है, का जो मंत्री, अजातशत्रु का मंत्री वर्षाकार गौतम बुद्ध से कहां पर मिला था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये क्या है? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में
इनमें से कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा इसका आंसर? आंसर बताइए, जल्दी बताइए, तुरंत बताइए, मैं भी आया। बताइए इसका आंसर। बताइए आंसर क्या होगा? अजातशत्रु का मंत्री, जिसे वर्षाकार के नाम से जानते हैं, बुद्ध से कहाँ पर मिला था? बुद्ध से कहाँ पर मिला था? राजगृह में मिला था, पाटलिपुत्र में मिला था, वैशाली में मिला था, इनमें से कहीं नहीं। नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, नेट में। बताइए तो कहाँ पे मिला था? राजगृह में। ये मत समझ लीजिएगा पाटलिपुत्र में। राजगृह को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को वसुपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वसुपुर। इसी को क्या बोलते हैं? गिरवृज के नाम से जानते हैं, गिरवृज के नाम से जानते हैं। इसी को बिंबासारपुर के नाम से जानते हैं, बिंबासारपुर के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र को बताया हूँ, पाटलिपुत्र, पटना, पोलीब्रोथा, कुसुमपुर, पुटबोधन के नाम से जानते हैं। वैशाली को राजधानी कौन बनाया था? तो काल अशोक बनाया था, सॉरी शिशुनाग बनाया था, अपनी माँ के जन्म स्थली होने के कारण। और इनमें से कोई नहीं का तो मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर भारत में लगभग कितने मारा? ये आईएएस में नहीं पूछ सकता है, पीसीएस में पूछ सकता है। सिकंदर, बताया भी हूं, सिकंदर भारत में कितने वर्ष तक रहा? सॉरी, 17 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष। बताइए कितने वर्ष तक रहा था सिकंदर? भारत में कितने वर्ष रहा था? मैं ये भी बताया था कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आता है और 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और 323 ईसा पूर्व में यहाँ से वापस चला जाता है। तो कुल कितने महीने तक रहा था? तो 19 वर्ष तक रहा था। पीसीएस में पूछा गया है। तो कितने वर्ष तक रहा? तो 19 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? बुद्ध काल में, बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? ये भी बात हुआ है, कितने गणराज्य थे। वीडियो देखिएगा पॉज करके पीछे वाला, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ए बी सी डी, 9, 10, 11, 12। बताइए कितने थे? तो कितने थे? 10। कितने थे? 10। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? श्रावस्ती, क्वेश्चन नंबर 2, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? ए बी सी और डी। बताइए किस नदी के तट पर है? श्रावस्ती किस नदी? अनोमा, रोहिणी, अनोमा, रोहिणी, रोहिणी, अनोमा, रोहिणी, हिरण्यवती, हिरण्यवती, हिरण्यवती और अचरावती। हिरण्यवती और अचिरावती, अचिरावती, अचिरावती। बताइए श्रावस्ती किस नदी के तट पर स्थित है? अनोमा, रोहिणी और हिरण्यवती या अचिरावती। तो किस नदी के तट पर है? अचिरावती नदी के तट पर। ये श्रावस्ती, जब श्रावस्ती आ गया तो इसको लिंक करिए। श्रावस्ती
गौतम बुद्ध अपना सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, श्रावस्ती नहीं, सारनाथ। सारनाथ में दिए थे। उसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध अपना उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध अपना उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। एक और क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ आमने सामने मिलती हैं या मंदिर आमने सामने मिलते हैं? तो कौन सा स्थल है? श्रावस्ती। तो 3 क्वेश्चन। श्रावस्ती की किस नदी के तट पर? तो अचिरावती नदी के तट पर। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश कौन दिया है? तो गौतम बुद्ध दिए हैं। सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन मृगदाम या ऋषिपत्तनम के नाम से भी उस क्षेत्र को जाना जाता है, वाराणसी के आसपास है। फिर उसके बाद श्रावस्ती में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों स्थल प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, वर्षा, उपवर्षा व रुचि, कात्यायन और पाणिनि जैसे विद्वान उत्पन्न हुए थे। मैं बताया था कहाँ पे उत्पन्न हुए थे, बताइए। तो पाटलिपुत्र में इन लोग की परीक्षा ली जाती है, उसमें पतंजलि और वरुचि पास भी होते हैं, ये भी बताया था मैं। तो ये लोग किस वंश में थे? तो नंदकाल में थे, ये आपको पता होगा। वर्षा, उपवर्षा कहिए तो लिखवा दें, कोई मतलब नहीं है। वर्षा, उपवर्षा, पतंजलि याद रखिए। वर्षा, उपवर्षा, पतंजलि, सॉरी उपवर्षा, वर्षा और वरुचि, कात्यायन और पाणिनि जैसे विद्वान किस काल में उत्पन्न हुए थे? तो किस काल में? नंदवंश में। और पाणिनि के ही गुरु का नाम था क्या? वर्षा। और पाणिनि के ही पुस्तक का नाम था क्या? अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्ष तक युद्ध किया? यह भी आईएएस का क्वेश्चन है। अजातशत्रु, अजातशत्रु यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अजातशत्रु किसके साथ 16 वर्ष तक युद्ध किया था? 16 वर्ष तक युद्ध किया था। तो लिच्छवी के साथ किया था। किसके साथ? लिच्छवी के साथ किया था। तो यहाँ तक रहे। और इसके बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं आईएएस से, तो उसको हम लोग बात करेंगे कि अग्रमीच के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रमीच के नाम से किसे जाना जाता है, पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किन के बीच स्थित है? तो अभी मैं बताया कि सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्या बोलते हैं, बात करेंगे कि जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। और आईएएस से संबंधित और आईएएस में आने वाले जो क्वेश्चन है संभावित 2021 में, उसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आराम से आहिस्ते आहिस्ते मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।